आज के कारगिल दिवस विजय दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री सम्मानीय संजय सेठ जी, हमारे संसदीय बोर्ड की सदस्या, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्या डॉक्टर सुधा यादव जी, हमारे कर्नल वीएन थापर जी जो हमारे अमर शहीद कैप्टन विजयन थापर जी के पिता हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल वी के खंडारे जी, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे आर्मी के सीनियर आर्मी पर्सनल्स, हमारे एक्स सर्विसमैन, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हर साल की तरह हम इस बार भी 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। पार्टी में हर साल हम इस भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में आकर उन जवानों को, उन वीर सपूतों को, उन सेना के शौर्य को आज के दिन हम याद करते हैं और हम याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन विजय दिवस में, ऑपरेशन विजय में उसके भाग लिया था और कारगिल युद्ध में विजय हासिल कराई थी। एक बार पुनः आज के दिन उनके शौर्य को हम जहां नमन करते हैं, वहीं उन अमर शहीदों को दिल से नमन करके याद करते हैं आज के दिन। मित्रों, हम सबको मालूम है कि 26 साल पहले लगभग 1999 की फरवरी में हमें ध्यान में आया कि कारगिल सेक्टर, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, मशको सेक्टर और टाइगर हिल, इस पर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की फौज पीठ पे हमारे छुरा भोग कर वहां, जिसे कहते हैं कि चालाकी से वहां उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था। हम यह भी जानते हैं कि यह कारगिल में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि हमारी सेनाएं उस स्थान को फिर से वापस ले और वहां तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारत का टाइगर हिल है, भारत का टाइगर हिल रहेगा, इस बात को लेकर के कहा गया। यहां मंच पर और यहां आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स जो उस समय सेवा में थे फौज के, वो जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और हम नीचे थे, इसलिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे। हम एक, जिसको कहते हैं कि तकलीफदायक स्थान पर थे और उनको हमारे नेशनल हाईवेज को भी देखने का पूरा मौका मिल रहा था, हमारी मूवमेंट्स को भी जानने का पूरा मौका मिल रहा था। ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कारगिल का ऑपरेशन विजय का कार्य शुरू हुआ। हम सब ये भी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड, 15,000 फीट की हाइट से ऊपर, और हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, लेकिन सबके बावजूद हमारे रणबाकाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 86 दिन की लड़ाई के बाद, 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए और आज 26 जुलाई को हमें ऑपरेशन विजय देखने को मिलता है। इसी ऑपरेशन में हमने एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर
जिसमें हेलीकॉप्टर्स ने और हमारे मिग्स ने और सुकोई ने बहुत योगदान किया। मिग्स ने, MiG-21 और MiG-27 ने बहुत बड़ा योगदान किया और जिसके कारण हमको ये सफलता मिली। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जवान स्टीप चढ़ाई को लगभग 1000 फीट तक सीधे ऊपर जाना, और वह भी बैरन लैंड जिसमें सब कुछ दिखता था, कोई छुपने की जगह नहीं थी, ऐसी जगह से जाकर उन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा किया और वहां 5 दिन तक लड़ाई लड़ करके उसको, पाकिस्तान के फौज को वहां समाप्त किया। यह हम सबको मालूम है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम फौज की बात करते हैं और देश प्रेम के साथ देश के प्रहरी के रूप में देश के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमको इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि नीति निर्धारकों का कितना बड़ा रोल होता है और कि नीति निर्धारकों के कारण किस तरीके से स्थितियां बदलती हैं। हमारे बहुत से लोग हैं, सिविलियंस, जिनको यह जानकारी नहीं होगी कि एक समय ऐसा भी था कि हमारा फौज का सिपाही पुंछ के बॉर्डर पर, श्रीनगर और उरी के साइड, वह देश के प्रहरी के रूप में खड़ा था। लेकिन जब गोलियां उधर से चलती थी, तो मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा फौजी वहां से सूचना देता था नगरोटा को, नगरोटा सूचना देता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर सूचना देता था दिल्ली के हेडक्वार्टर को, और दिल्ली का हेडक्वार्टर बोलता था रुके रहो, जब बताएंगे तब शूट करना। यह भी नीति निर्धारकों को हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से कोर हेडक्वार्टर ने, सिवाय उसके कि उन्होंने उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर्स को, नेशनल हेडक्वार्टर्स को बताने के सिवाय और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यह बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद ना हो जाए। ये आज भारत का न्यू नॉर्मल हो गया है। ये है नया नॉर्मल, जिसको हमको समझना होगा। हम सब जानते हैं भारत विस्तारवादी नहीं है, लेकिन राइट टू रिएक्ट, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। इसलिए राइट टू रिस्पॉन्ड का भारत ने हमेशा उपयोग किया है। और हम सब जानते हैं उरी की घटना, हमारे कोर हेडक्वार्टर्स पर 18 जवान जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने, वो शहीद हो गए, हमारे 18 जवान। आप देखिए आज बदलता भारत कैसा है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। आज दिन तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दिया था। आज दिन तक हम वो अपने 26/11 के बाद डोजियर लेकर नहीं गए थे। एक समय में हम डोजियर चाय पी करके और हम अपने एम्बेसी में डोजियर थमाया करते थे। वो जमाना चला गया और हम सबको मालूम है कि कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सारे लॉन्चिंग पैड्स जो थे इनको, उसको ध्वस्त कर दिया। यह भी हम सबको मालूम है।
उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पुलवामा में अगर हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान एक जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने एक गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स को लोड करके टक्कर मारी जिससे हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बहुत जल्द तुमको इसका जवाब मिलेगा। और हमको मालूम है कि बालाकोट का स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, यह भी हम सबको मालूम है। अभी जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, प्रधानमंत्री जी ने समस्तीपुर से, शायद समस्तीपुर था, मधुबनी से उन्होंने दुनिया को ऐलान करके बताया था कि जिस तरीके की घटना घटी है पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ में कहा था कि कल्पना से बाहर तुमको जवाब मिलेगा जो तुमने कल्पना तक भी नहीं की है। और हमको यह भी मालूम है कि उस पहलगाम अटैक के बाद जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बावलपुर, मुरीद के नरोवाल और सियालकोट, ये पाकिस्तान के अंदर, याद कीजिए प्रधानमंत्री ने कहा था घर में घुस कर मारेंगे, ये घर में घुस कर मारा गया। और बावलपुर, मुरीद के नरोवाल, सियालकोट और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक करके वहां मिसाइल्स, और वह भी देखिए किस प्रिसीशन के साथ। हमने सिविलियंस को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और उसके साथ साथ हमारे लश्कर ए तौयबा का हेडक्वार्टर्स, इसको ध्वस्त कर दिया और वहां पर हम लोगों ने अटैक करके ये बताया। इसलिए ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट वो चलाते रहे और हमारे तरफ वो अटैक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके मिसाइल्स को हमारे एयर सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया और भारत पर कोई भी किसी तरीके का अटैक नहीं हुआ। लेकिन भारत ने जो अटैक किया 9 और 10 मई को, और उसमें भारत ने 3 घंटों के अंदर नूर खां, रफीकी, मुरीद के, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सरगोदा और भुलारी में और जकोबाबाद में 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भारत का नया नॉर्मल हो चुका है, जिसको हमको हमें समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी साफ कहा कि अब न्यू नॉर्मल क्या है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम अपने तरीके से और अपने ढंग से जवाब देंगे। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एटॉम बम की धमकियां देना बंद करो, ये गीदड़ भपकियां बंद करो। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। और साथ में यह भी कहा स्पष्ट शब्दों में कि जो आतंकी घटना करेगा और जो आतंकी घटना का साथ देगा उसको बराबर माना जाएगा और उसको उसी तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए मित्रों, नीति निर्धारकों का सही चयन से किस तरीके से देश में फर्क आता है वह भी हमको समझ लेना चाहिए। हमें याद है, मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, यूपीए के जमाने में एक डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि बॉर्डर की रोड्स क्यों नहीं बनती हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया, हम इसलिए नहीं बनाते कि वो हमारे अंदर घुसने में उनको सुविधा ना हो। आप समझिए कि किस तरीके का जवाब था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर 8000 किलोमीटर बॉर्डर रोड्स बन करके ऑल वेदर रोड तैयार हो गई है, 8000 किलोमीटर। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
डबल लेन की 400 ब्रिजेस तैयार हो चुके हैं। मुझे मालूम नहीं, मैं तो पहाड़ी इलाके से आता हूं, आप लोगों को कितना ज्ञान होगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन छोटी छोटी आर्मी के पुल्स हुआ करते थे, जो पुल आर्मी खुद उसको आर्मी के इंजीनियर्स बनाते थे और उस पर कॉन्वॉय चलता था। वहां जाकर के कॉन्वॉय एक तरफ रोका जाता था, तब फिर एक तरफ से गाड़ियों को जाने के लिए कहा जाता था। घंटों रुकना पड़ता था, तब जाकर के एक तरफ की गाड़ियां निकलती थी, तब दूसरे तरफ के कॉन्वॉय को इजाजत दी जाती थी जाने की। सिंगल लेन होता था। आज 400 से ज्यादा डबल लेन ऑल वेदर ब्रिजेस बन करके तैयार हो गए हैं, ताकि घंटों में हमारे फौज बॉर्डर तक पहुंच सके। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगर हम टनल्स की बात करें, अटल टनल, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में, शिकुन ला टनल लद्दाख में, और जो हमारा अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने फौज की आवाजाही को बहुत सुविधा दी है और इसको हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा काम हुआ है। अभी संजय सेठ जी बता रहे थे, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में आज इंक्रीज है, हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज है, और हम लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे हैं इक्विपमेंट्स पर, उसका 75% अब इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्शन पर खर्च हो रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। यानी हम आत्मनिर्भरता की ओर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यह भी हमारे को ध्यान में है। एक समय हमारा ये आ गया था कि हम मिक्स को बोलते थे कि ऑब्सोलीट हो रही है, और हमारे पास मिक्स के सिवाय कोई और एयरक्राफ्ट नहीं था। आज राफेल है, आज हमारे यहां फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और इसके साथ साथ हमारे हेलीकॉप्टर कॉम्बेटेंट्स हैं, जो कॉम्बैट्स हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो 36 राफेल फाइटर्स का बेड़ा है हमारे पास, 28 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसी तरीके से चिनूक चॉपर्स हैं, सरफेस टू एयर स्पेस में मिसाइल्स, एयर स्पेस की मिसाइल्स हैं। तो आज हम जिसको कहते हैं कि आत्मनिर्भर होकर के तैयार हैं। एक समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, हमारे पास जिसको कहते हैं फाइट करने के लिए असॉल्ट राइफल्स की कमी आ गई थी। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ बना नहीं रहा है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से हम कहें तो हमारा इंडिजिनस धनुष आर्टिलरी गन, अब इस ऑपरेशन सिंदूर में हमको ध्यान में आया कि ब्रह्मोस ने क्या काम किया है, और इसलिए ब्रह्मोस का क्या रोल है वह भी हम सबके ध्यान में आता है। हमारे नेवी में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसागर, हमारे आईएनएस विक्रमादित्य, ये सब कमीशन होकर के तैयार हुए हैं। इसलिए चाहे गगन में बात करोगे, चाहे धरती पर बात करोगे, चाहे समुद्र जल में बात करोगे, हर जगह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये हमको समझना चाहिए। ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल है, और इसी नॉर्मल के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, वह जारी रहेगा। और हम सब लोग भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ यही कहूंगा कि आज हम उन वीर योद्धाओं को नमन करें, उन्हें याद करें जो उनका योगदान है, और जो हमारे वीर शौर्य से ओतप्रोत हमारे जवानों ने जिस तरीके से कारगिल में युद्ध लड़कर कारगिल में विजय हासिल की थी, उनको देश नमन करता है, याद करता है, और हमें इस बात की खुशी है कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात का हमको निश्चित रूप से हमारी सरकार आश्वासन देती है और आश्वासित रहती है। हम सब लोग देश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। अगर कोई सिविलियन है तो ये नहीं है कि उसका जिम्मा नहीं है, हम सब लोग
देश के प्रहरियों के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ का देश सुरक्षित है और हमारे वीर जवानों के कारण सुरक्षित है। उनको हम नमन करते हैं और कारगिल दिवस को याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।